हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। हम हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के ऑलमोस्ट एंड पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमने वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। टेंसेस को समझ लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लिया है और अब तो हम सेंटेंसेस भी फ्रेम करने लग गए हैं। बट देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और अभी हम वही कर रहे हैं। हमने यूजेस ऑफ टू बी यानी कि इज एम आर को पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसी टू बी, जो बी वर्ब है, उसके और फॉर्म्स किस तरीके से यूज होते हैं, वर्ब फॉर्म्स, और उनके सेंटेंसेस हम नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि हमारे एप्लीकेशन स्टेप अप एकेडमी को डाउनलोड करना, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासरूम से लेकर पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, 24/7 आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, और इसके साथ साथ आप इसे रेफर करके पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट स्टार्ट करें, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को थॉरली एंजॉय करें। तो चलिए, इन सारी प्लेलिस्ट के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन को यूज करना है। आपको 6 से 12 स्टैंडर्ड तक की लेटेस्ट अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है यूज ऑफ टू बी। तो टू बी, जैसे कि हमने देखा था कि बी ये जो फॉर्म है वर्ब का, वो इज एम आर हम पढ़ चुके थे, राइट। इसका मतलब होता है बी में बीन आ जाता है ना, बीइंग आ जाता है, बी आ जाता है, ये सारे जो होते हैं ना, ये बी के फॉर्म होते हैं। यानी कि जो हम हिंदी में है शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कौन बताता है, ये बी जो है वो बताता है। ये बी इज इक्वल्स टू हिंदी का है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और उसी से हमने इज, एम और आर देखा था। तो ये हमने देख लिया था कि ये तो प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, और एम यूज होता है आई के साथ। ये हो गया हमारे पिछले वीडियो का रिवीजन। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो न्यू वर्ड्स हैं जो कि पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं, जो कि है वॉज और वर। तो क्या लिखा हुआ है, वी यूज वॉज इन द प्लेस ऑफ इज एम एंड वर इन द प्लेस ऑफ आर। यानी कि ये जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर एंड में एस लगा हुआ है मतलब कि वो सिंगुलर है, और अगर नहीं लगा है तो वो प्लूरल है। ये तरीका था आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है विद प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब्स। तो जो कि हम समझ चुके हैं यहाँ पर। और V2 फॉर्म होता है वॉज और वर वर्ब का, ठीक है। जैसे कि राइट का रोट हो जाता है पास्ट में, वो उसका V2 फॉर्म होता है, वैसे इज का वॉज हो जाता है और आर का वर हो जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस होता है। उसके बाद ये क्या क्या डिनोट करता है, अगर हमें किसी का प्रेजेंस, किसी के एग्जिस्टेंस, कोई पोजीशन, कंडीशन या फिर क्वालिटी बतानी है, तो ये हमको कैसे समझ में आएगा कि क्वालिटी हो रही है। प्रेजेंस मतलब कि वो चीज़ यहाँ पर है, ही इज हियर, है ना, तो हमने इज यूज किया। वैसे ही हमें पास्ट में उसे यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज हियर, वो अभी यहाँ था, तो हमने प्रेजेंस बता दिया, एग्जिस्टेंस भी बता दिया उसी तरीके से। फिर आ गया पोजिशन, ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो वो उसकी पोजीशन हो गई। उसके लिए भी हमने क्या यूज किया, पोजीशन के लिए भी हमने वॉज वर में से एक को यूज कर लिया। कंडीशन, ही इज गुड नाउ, ही इज वेल नाउ, है ना, हम कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जो इज यूज किया है, या ही वॉज फीलिंग गुड आफ्टर ईटिंग द मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो जो हमने वॉज यूज किया है वो भी हमने किसी की कंडीशन के लिए यूज किया है। लास्टली कम्स द क्वालिटी, कि कोई चीज कैसी है। जैसे कि मैं बोलूंगी द मार्कर इज ब्लैक इन कलर, तो जो मैंने इज यूज किया है इज यूज टू आइडेंटिफाई और डिनोट द क्वालिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक मार्कर ओवर हियर। यानी कि हमने ये चारों पांचों चीजें बताने के लिए वॉज वर का यूज कर लिया इन द सेम मैनर जैसे हम इज और आर को यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वॉज, वो कैसे यूज होता है, इज यूज्ड विद आई, ही, शी, इट और नेम। यानी कि इन प्रोनाउंस के साथ यूज होता है या फिर एक नेम के साथ यूज होता है, जो कि कोई भी नाउन हो सकता है। आई के साथ कैसा होगा, आई वॉज, तो देखिए, आई वॉज इन द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग, मैं शाम को प्ले ग्राउंड में था। तो ये जो वॉज है ना, जैसे हमने कहा था कि इज हिंदी का क्या होता है, तो वॉज क्या हो जाएगा, था, ठीक है। वॉज यानी कि
था। और वर क्या हो जाएगा, वर तो हम जब बाद में देखेंगे तो मैं बता दूंगी। नाउ ही वॉज अ सोल्जर, ही के साथ भी यूज हो गया, वो एक सिपाही था, वो पहले एक सिपाही था, पास्ट में चला गया, ठीक है। शी वॉज नॉट वेल येस्टरडे, अब ये तो क्लियर है, हमने पढ़ा था टेंस के टाइम पे येस्टरडे आ गया मतलब पास्ट में हम वैसे ही चले गए, तो उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फीमेल प्रोनाउन यूज किया हुआ है जो कि है शी। फिर आ जाता है इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इट वॉज अ स्मॉल किटन अर्लियर, ठीक है, तो वो जो बिल्ली की बात कर रहे होंगे, जैसे कि वो पहले एक छोटी सी किटन हुआ करती थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वॉज यूज किया है, तो वॉज इट के साथ भी यूज हो जाता है, जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आई, ही, शी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इवन यहाँ पर एक नाम आया है अभिषेक, जो भी सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट हमारा अकेला है, ग्रुप में नहीं है या डबल ट्रिपल नहीं है, तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा और इसलिए हमने वॉज इसके साथ यूज किया है। तो अगर आप चाहें कि ऐसा याद रखें कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो बढ़िया है, नहीं तो आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज यूज हो जाता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को भी ले लेते हैं कंसिडरेशन में, अभिषेक वॉज एब्सेंट ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को वो एब्सेंट था, ऑलराइट। तो ये जो था और थी है हम हिंदी में चेंज करते हैं, वो किससे हो जाता है, था थी से समझ में आ जाता है कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोनाउन भी है जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्योंकि वॉज तो दोनों में सेम ही यूज हो रहा है, लेकिन ही और शी का डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, जिसको हमने फॉर्मूला, सिंटैक्स, बहुत सारे नामों से समझा है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कैसा है, पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है वॉज या वर, जो दोनों में से एक लगाना है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, फिर आता है नाउन या एडजेक्टिव, जो भी हमें आगे सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो समझ में आ गया कि वॉज किसके साथ यूज होता है और कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, बस ये पता है पक्का कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वॉज यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आता है वर, तो जैसे कि मैंने कहा था कि वॉज जो है वो हिंदी का था है, तो वर क्या हो जाएगा हिंदी का, थे। इसको THE द मत समझना, ये मैंने हिंदी वाला लिखा हुआ है, थे, जब हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, कितने लोग थे, ठीक है, तुम वहां क्या कर रहे थे, तो हम ऐसे में जब सेकेंड पर्सन या प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, थे। यू वर टायर्ड येस्टरडे, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। इसको एपोस्ट्रोफी मत समझना, ये सिंगल कोट्स हैं जिनके अंदर मैंने यूज किया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हो गया, अब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम यू को प्लूरल की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा सामने वाला मेरा जो दोस्त है जो मेरी बात सुन रहा है वो अकेला इंसान है तो भी मैं उसके लिए यू यूज़ करूँगी, लेकिन इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से हम मल्टीपल लोगों के लिए सेकेंड पर्सन में यू को ही यूज़ करते हैं। तो अगर उसके लिए अलग अलग रूल्स ना बनाए जाएँ इसीलिए, और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो हमने क्या किया है, यू को प्लूरल की कैटेगरी में डाल दिया है। हमने जब इज एम आर देखा था तब हमने आर को भी यू के साथ यूज़ किया था, यहाँ पर हम वर को भी यू के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू है, दे है, वही सेम लॉजिक आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल का। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। हमारा वर्ब क्या है, वर, थे, ठीक है। यू वर टायर्ड येस्टरडे, तुम कल थके हुए थे, ठीक है। राम एंड लक्ष्मण वर वॉरियर्स, तो राम एंड लक्ष्मण, याद है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, जहां पर हमने देखा था कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो एंड से, दो नाम है, दो लोग हैं, दो कैरेक्टर्स हैं किसी सेंटेंस में, और वो एंड से सेपरेटेड हैं, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए हैं, यानी कि हमारा कलेक्टिव सब्जेक्ट क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वर यूज किया है, WERE, वर। अब वी आ गया, वी भी प्लूरल है, वी वर इन स्कूल इन 2012 या 2012, तो हम 2012 में स्कूल में थे, ऐसे हो जाएगा। फिर आता है दे वर हैप्पी विद देयर विन, वो अपनी जीत से
खुश थे, दे वर, तो दे क्या हो जाएगा, दे भी प्लूरल है और इसलिए हमने वर्ब यूज कर लिया है। बस डिफरेंस बस इतना सा है कि वो चीज पास्ट में चल रही है, कि वो अपनी विन से खुश थे। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस आगे एक्सटेंशन जो भी सेंटेंस में आपको लगाना है। तो आई होप आपको वॉज और वर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझते हैं किस तरीके के बनते हैं। पहले एक बार एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहली सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको बस ट्रांसलेट करना है इन सेंटेंसेस को। मेरे अंकल डॉक्टर थे, तो अब जैसे यहाँ पर थे आ गया है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि वो चीज़ हम रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हैं ना। हिंदी में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम प्लूरल के लिए तो बोलते हैं कि कितने आम थे, पर अगर हम पापा की बात कर रहे हैं, अंकल की बात कर रहे हैं, जो हमसे एज में बड़े हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं जिनके लिए हम आप वर्ड का यूज़ करते हैं, उनके लिए भी हम थे ही यूज़ करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट वाला थे है, मेरे अंकल, माय अंकल, ठीक है, दिस इज डन। डॉक्टर थे, तो डॉक्टर तो ऑलरेडी इंग्लिश है, लेकिन थे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है ना। सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे वॉज यूज होगा। माय अंकल वॉज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर जो है इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम यूज करेंगे क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बोल रहे हैं कि मेरे अंकल जो थे वो डॉक्टर थे, वॉज अ डॉक्टर, ठीक है, वो पहले डॉक्टर हुआ करते थे, ऐसा है। तो माय अंकल वॉज अ डॉक्टर, लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम स्पेसिफिक हो रहे हैं कि हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे खुश थे, तो बच्चों के लिए क्या यूज करेंगे, बच्चे, एक बच्चा इज चाइल्ड और बहुत सारे इज चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो ये जो थे है ये क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा। प्लूरल वाला वर्ब कौन सा होता है, वर, ठीक है, और खुश मतलब हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी बचा है सेंटेंस में लगा सकते हो, नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, जो भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है पूरा उधर पे लगा दो, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब क्या है, वर, उसके बाद क्या, एडजेक्टिव हैप्पी, तो चिल्ड्रन वर हैप्पी, हमारा ये सेंटेंस बन गया। अभी और रवि दोस्त थे, अब और मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एंड, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो यानी कि दो सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी एंड रवि थे वर फ्रेंड्स, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, अभी एंड रवि वर फ्रेंड्स। ये वाला रूल नहीं भूलना है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जब दो सब्जेक्ट्स रहते हैं और वो एंड से डिवाइडेड है, उनको हमने एंड से दो सब्जेक्ट्स बनाया हुआ है, एंड वर्ड बीच में आया हुआ है, तो वो दो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि और का मतलब भी होता है एक ये प्लस ये, यही होता है ना और का मतलब, और यानी कि इससे ज्यादा है, वो दो अलग चीजें हैं। और अगर इंग्लिश वाला और होता है ये ओ आर और, तो इसका मतलब होता है या, हिंदी में या तो ये या फिर ये, इसीलिए उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि आपको चॉइस दी जा रही है, ठीक है, दिस और दैट, तो इसमें आप या तो दिस को कंसिडर करोगे या दैट को कंसिडर करोगे, इसलिए उसको एक सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जब हम राम और श्याम बोलेंगे तो राम और श्याम दो अलग अलग लोग हैं, क्योंकि हमने और बोला है, ठीक है, यानी कि राम भी है और श्याम भी है। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना, याद रखना, जहां पे चॉइस है वहां पे सिंगुलर, जहां पे दोनों हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कंप्लीटली फुली, वहां पे प्लूरल। लास्ट है मोहन बहुत बड़ा झूठा था, ठीक है, झूठा क्या होता है, लायर, ठीक है, लायर, और था यानी कि वॉज, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, एक, और बहुत बड़ा वेरी बिग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन, ये था क्या हो जाएगा, वॉज। अब स्पेसिफिक करने के लिए अ लगाएंगे, तो अ वेरी बिग लायर, ठीक है, मोहन वॉज अ वेरी बिग लायर, दैट्स हाउ। आपने इतना बड़ा सेंटेंस भी इतनी इजीली फ्रेम कर लिया, देखो कितना इजी है, बहुत इज वेरी, बड़ा इज बिग, झूठा इज लायर, वेरी बिग लायर, अ लगाते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में मोहन और था क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। इट्स सो इजी, आई एम ग्लैड कि ये सेंटेंस
फ्रेमिंग जो है इतनी ईजी होती जा रही है, क्योंकि अब हमको सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी तक हमने सीखे हैं वो अब हम इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम वॉज और वर से बनने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इससे पहले भी नेगेटिव सेंटेंसेस समझ चुके हैं, हमें सिर्फ उसमें एक नॉट या नो लगाना रहता है, पर स्ट्रक्चर कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, नॉट लगाना है और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है। ये तो बहुत ईजी हो गया। वी वर नॉट एट होम, सिंपल। ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक। उसके बाद में नॉट लगाना है एट होम। तो मैंने क्या कहा था? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एट होम लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। नॉट कहाँ पर आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब आता भी है तो भी ये चीज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ठीक है, दे वर नॉट डांसिंग इन द कार। सिंपल, मतलब थोड़ा सा कार में डांस करना तो इलॉजिकल है, लेकिन सेंटेंस का सेंस ये समझ में आ रहा है कि वो चीज नहीं कर रहे थे। सो दे वर नॉट डांसिंग, यानी कि अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ब आ भी रहा है, जैसे डांसिंग यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए। मूव अहेड। सुनीता एंड सुनील वर नॉट रेडी। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, वर नॉट रेडी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव है और नॉट हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ही शी वॉज अवेयर, तो ये तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? अवेयर, मतलब ये भी वही है, एडजेक्टिव ही है कि वो अवेयर थी। ठीक है, वो सतर्क थी, ये भी कह सकते हैं। तो शी वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो ये वो भी सिंगुलर हो जाएगा और हमने सीधा यहाँ पर लगा दिया। अब शी वॉज अवेयर है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक हो रहा है, पर यहाँ पर एक नॉट मिसिंग है। तो करेक्ट है, ये ट्रिक था। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, क्योंकि हमें यही तो डिसाइड करना है। जो हमें ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस लिख दिया हेल्पिंग वर्ब प्लस लिख दिया नॉट और फिर हमने बाकी का सेंटेंस बना दिया। तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमें याद कैसे होगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है। जैसे यहाँ पर शी वॉज अवेयर तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, वो नेगेटिव कैसे हुआ? तो हमें एग्जैक्ट प्लेस पता लगानी है कि कहाँ नॉट लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। शी वॉज नॉट अवेयर। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया कि प्लेसमेंट नॉट की कहाँ पर होगी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव आप सबको पता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं या क्वेश्चंस बोल दो सीधे सीधे। हमने ये सीखा था कि हम कैसे चेंज करते हैं। दो तरीके होते हैं क्वेश्चंस बनाने के। पहला होता है क्वेश्चन वर्ड से, जो कि व्हाट, हु, व्हाई होते हैं, और दूसरे होते हैं हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को स्विच कर देते हैं। हमने ये भी देखा था कि जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्विच करने के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज करते हैं, ये व्हाट, हु, व्हाई वाले, तब भी जब वो क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे ही आता है। तो यहाँ पर क्या है? वॉज और वर, सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फिर वही है, जो भी मेन वर्ब रहेगा, अगर कोई मेन वर्ब एग्जिस्ट करता है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, जिस तरीके से हम उस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमारा बस ये दोनों एंटिटीज को क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, हम इसको उल्टा कर देंगे, वॉज वर्ब को पीछे भेज देंगे, सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, तो क्या? एफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे, आंसर बनने लग जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब हमने वॉज वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आए हैं और सब्जेक्ट को उनकी जगह ले आए हैं, स्विच कर दिया है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए हैं। देखिए, वॉज इट राइट, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आंसर, इट वॉज राइट। ये बन गया इसका आंसर, इट वॉज राइट, वॉज इट राइट। तो हमने क्या किया है? बस इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। बस इतना ध्यान रखना है, एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट और वर्ब का, वो हर जगह अप्लाई होगा। अगर इट है तो वॉज यूज हुआ है, अगर दे होता तो वर यूज होता। वॉज ही योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर का क्या हो गया? ही वॉज योर ब्रदर का क्या कर दिया? वॉज और ही जो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने स्विच कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब आ गया दे। दे हमारा जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और वर भी हमारा प्लूरल वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? दे वर नेबर्स इन चाइल्डहुड, जो कि सेंटेंस है, उसको अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमने दे और वर की पोजीशन को स्विच कर दिया। तो क्या बन गया? वर दे नेबर्स इन चाइल्डहुड, क्या वो बचपन में नेबर्स हुआ करते थे? देखो, बन गया ना सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से एक्सचेंज करना है। सेम रूल जो कि इज एमआर के टाइम पर अप्लाई हुआ था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डिफरेंस बस इतना है, कहाँ वॉज और कहाँ वर यूज करना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
मूविंग अहेड वी हैव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कई बार हम इस तरीके के सवाल करते हैं, क्या तुमको ये नहीं पता? अब ये क्वेश्चन तो है कि तुमको नहीं पता, और उसमें हमने नहीं, नॉट, नेवर इस तरीके की वर्ड्स का भी यूज किया है, तो वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नॉट है वो हमेशा अपनी जगह पर ही रहेगा। इससे पहले जब हमने देखा था कि यहाँ इंटेरोगेटिव नहीं थे, तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और फिर प्लस वर्ब और जो भी पार्ट है सेंटेंस का वो लगाएंगे। अब नॉट ने अपनी जगह फिर भी नहीं बदली है। अगर हमको नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है तो हमको नॉट तो वही रहने देना पड़ेगा, बस इसकी जगह को एक्सचेंज कर दो, जो हमने जस्ट अभी लास्ट स्लाइड में सीखा। तो क्या हो जाएगा, वर दे नॉट ऑन द वे, क्या वो रास्ते में नहीं थे? जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार वो तो अभी तक घर से निकले ही नहीं है, तो आपको डाउट होता है कि यार मुझे तो लगा था कि वो लोग निकल गए, तो आप क्या बोलोगे, क्या वो रास्ते में नहीं थे? वर दे नॉट ऑन द वे। ठीक है, तो वर और दे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज आएगा, दे वर नॉट ऑन द वे, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ऑलराइट, वॉज शी नॉट योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? कोई बहुत पुरानी दोस्त है आपकी, उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर अब उनकी लड़ाई हो गई, तो जब आपने देखा कि वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो तो तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी ना। एक तरीका तो ये हो गया। और अगर इसको क्वेश्चन में, नेगेटिव क्वेश्चन में पूछना है, तो क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज शी नॉट योर फ्रेंड। फिर आ जाता है शी नॉट राइट, वॉज शी नॉट राइट, क्या वो सही नहीं थी? यानी कि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि वो गलत थी, वो सही नहीं थी, हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि वो सही नहीं थी? ठीक है, तो क्या वो सही नहीं थी के लिए नॉट अपनी जगह है, वॉज और शी को हमने बस एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो वॉज और वर की यूज से बनते हैं। तो फटाफट अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें पूरी कैटेगरी आ जाएगी, सारे के सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। चलो, क्या वो बुक अच्छी थी? क्या वो बुक अच्छी थी? तो अब यहाँ पर थी है, यानी कि क्या आएगा, वॉज आएगा, फिर वॉज आ गया, वो क्या होता है, वो होता है दैट, तो हमने यहाँ लगा दिया दैट। जो पास होता है वो होता है ये, और दूर यानी कि वो, दैट, दिस एंड दैट। क्या वॉज दैट बुक, और अच्छी थी, गुड, वॉज दैट बुक गुड। ओके, ये भी बोल सकते हैं वॉज दैट अ गुड बुक, ये भी बोल सकते हैं। इसकी जगह एक और बन सकता है, वॉज दैट अ गुड बुक, क्या वो एक अच्छी किताब थी? ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाओगे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस सुनने में लगते नहीं है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ, इमारत छोटी नहीं थी, नाउ दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन मार्क एंड देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड ऑल्सो, है ना, सेंस भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन का। तो इमारत, बिल्डिंग वाज नॉट, बिल्डिंग was not, choti is small. Okay, now when you frame such sentences where you say building was not small, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उस बिल्डिंग की बात आप पहले से कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द बिल्डिंग, द बिल्डिंग was not small। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे घर पर नहीं थे। नाउ अगेन, वन किड इज चाइल्ड, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, चिल्ड्रन। ये हो गया बच्चे घर पर नहीं थे। नाउ बिकॉज इट इज चिल्ड्रन, प्लूरल है, तो ये जो थे है ये क्या हो जाएगा, वर बन जाएगा। चिल्ड्रन वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, वर नॉट एट होम। घर तो पता है होम, लेकिन किसी भी जगह के लिए कि उस स्पेसिफिक जगह पर मिलना है नहीं मिलना है। आपको याद होगा प्रीपोजिशंस वाले इस वीडियो में हमने क्या सीखा था, एट, मीट मी एट द बस स्टॉप। आपको वो स्पेसिफिक जगह पता है, उस पर मिलो, बस स्टॉप पर मिलो, तो वो जो पर है इज यूज्ड एज एट। तो चिल्ड्रन वर नॉट एट होम एंड पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड। मैं तैयार था, मैं आए, तैयार रेडी, और था मतलब वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि मैं जो है आए वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका बन जाएगा आई वॉज रेडी। ठीक है,
फर्दर उसका दोस्त अमीर था। ना अमीर यू नो इट्स रिच, और वो एक एडजेक्टिव है तो वो टेंसेज या प्लूरल सिंगुलर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ठीक है। एडजेक्टिव सिर्फ एक रीजन से चेंज होता है और वो होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं, यानी कि डिग्रीज में चेंज होता है। तो अमीर का सीधा सीधा रिच हो जाएगा। था उसका दोस्त सिंगुलर है तो था क्या है हमारा यहाँ पे, वॉज है। अमीर का लिख दिया रिच है। उसका दोस्त, दोस्त इज फ्रेंड, और यहाँ पर उसका जो है हमें नहीं पता कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा हिज या फिर हर। तो हिज जो होता है वो ही के लिए बना है और हर जो होता है वो शी के लिए बना है। अगर आप किसी लड़के की बात कर रहे हो कि कोई लड़का है उसका दोस्त, तो वो चाहेगा उसका दोस्त अमीर था, ठीक है। अब दोस्त का नहीं पता ना हमको कि वो दोस्त जो है वो लड़का है या लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे, हिज स्लैश हर फ्रेंड वॉज रिच, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्या पुरानी फिल्में अच्छी नहीं थी। नाउ वी हैव द होल पैकेज ओवर हियर, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है, और पास्ट टेंस में भी चल रहा है क्योंकि थी यूज हुआ है। तो क्या पुरानी फिल्में अच्छी नहीं थी, क्योंकि फिल्में हैं यहाँ पे, फिल्में की बात हो रही है, क्या अच्छी नहीं थी, फिल्में अच्छी नहीं थी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिल्में। अब उसके साथ हो क्या रहा है, फिल्में इज प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर वर आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्वेश्चन भी उसी से बनाएंगे। लेट मी रिमूव ऑल द स्क्रिबलिंग, ठीक है, फिल्में हैं तो क्या हो जाएगा, वर। पुरानी, ओल्ड, फिल्म्स का प्लूरल हो जाता, फिल्म का प्लूरल फिल्म्स हो जाता है, फिल्में नहीं बोलना है। वर ओल्ड फिल्म्स नॉट गुड, और क्वेश्चन मार्क, एंड दैट्स हाउ आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ऑलराइट, तो देखो वर्ब भी लग गया, ओल्ड फिल्म्स हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, और फिर बाकी का सेंटेंस आता है। लेकिन इसमें हम एक सीढ़ी और चढ़ते हैं और हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, जहां पर हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड फिल्म्स वर नॉट गुड हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस था, उसको अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड फिल्म्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसको हमने वर से एक्सचेंज कर दिया, और अब क्या बन गया, वर ओल्ड फिल्म्स नॉट गुड, क्या पुरानी फिल्में अच्छी नहीं होती थी। That's it, and that's how we have created. Next है क्या किताब पर कवर नहीं था, सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, was यूज होगा। तो was there no cover on the book? Does that make sense? Let me remove this and write the sentence for you. Was, क्या किताब पर कोई कवर नहीं था, was there। अब ये तो बोलना जरूरी है, क्या किताब पर, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, there यूज किया है। was there no cover on द बुक, तो यहाँ पर ये जो पर है ये किसी चीज के ऊपर या किसी चीज की कवर की बात हो रही है, यानी कि वो ऊपर है। जैसे कि हम बस स्टॉप पर मिलने की बात करते हैं तो वो बस स्टॉप एक लोकेशन है, इसलिए हमने एट यूज किया था। जब हम यहाँ पर किसी की कवर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो उसके ऊपर आ रहा है ना, क्या बुक के ऊपर कवर नहीं था, ये सेंस बन रहा है ना उसका, क्योंकि बुक के अंदर, नीचे या उसके ऊपर तो कवर होता नहीं है, उसके कवरिंग होती है, तो हमने इसलिए ऑन द बुक यूज किया है। क्वेश्चन आ गया। अब देखो वॉज क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, किताब। अब किताब पर कवर नहीं था, तो नहीं था के लिए हमने लगा दिया नो, ठीक है। वॉज देयर, देयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कहाँ कवर नहीं था, बुक पर कवर नहीं था, तो क्या उस बुक पर कोई कवर नहीं था, उसके लिए हमने वहां पर सेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर लगाया है। वॉज देयर नो कवर ऑन द बुक, ठीक है, दो लगाया है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, उस किताब की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कवर नहीं था। ओके, आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। और फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है शाल और विल का, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉज और वर कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हम फ्यूचर टेंस में भी पहुंच जाते हैं। हम एक साथ में चल रहे हैं, इज एम आर हो गया, वॉज पर हो गया, और अब हम पहुंचते हैं शाल और विल पर। तो शाल और विल भी जो है वो इज एम आर और वॉज वर की तरह टू बी के ही फॉर्म्स हैं, बस डिफरेंस इतना है कि वो फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं। और एक और नई चीज़ आती है उनके साथ कि हम उनके साथ बी का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, शाल बी, विल बी, इस तरीके से हम उसकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। दीज गिव द सेम मीनिंग बट फॉर वर्ब्स इन द फ्यूचर, ये भी वही मीनिंग देते हैं। जैसे कि देखो प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, कंडीशन, क्वालिटी, ये सारी हमने वॉज वर्ब में भी समझी थी, बस वैसे ही शाल और विल भी देते हैं, बस हमको ये सोचना है कि वो फ्यूचर में है। अब यहाँ पर एक और नोट है कि इन केस ऑफ कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सिचुएशन इन फ्यूचर वी यूज शाल। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है या कंफ्यूजन होती है, या फिर वही लोग ये कहते हैं कि शाल और विल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाल और विल सिंगुलर प्लूरल नहीं बता रहे हैं। जैसे कि इज, एम और आर में क्या डिफरेंस था, ये तो खैर छोड़ो, आई के लिए था, पर ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था। वैसे ही वॉज और वर में क्या डिफरेंस था, वही था, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था। बट विल और शैल दोनों ही सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है उनकी मीनिंग में। विल जो वर्ड है ना, वो विलिंगनेस से बना है। अगर आपको पता है विलिंगनेस तो क्या होता है, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि विलिंगनेस का मतलब होता है कोई चीज़ करने की इच्छा होना। ठीक है, आई विल डू दिस, ये आप अपनी खुद की कैपेबिलिटी से बोल रहे हो, आप खुद के मन से बोल रहे हो, हाँ मैं कर दूंगी। ठीक है, तो विल हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर आप इच्छा पे डिपेंड कर रहे हो। लेकिन शाल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि मन लगाकर, और कमिटमेंट यानी कि कंपलसरी होना। तो कोई चीज़ जब कंपलसरी हो जाती है या डिटर्मिन हो आप उस चीज़ को लेके, फ्यूचर की सिचुएशन को लेके, तो आप शाल वर्ड का यूज करते हो, जो कि एक ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन यानी कि उसे आप एक रूल मान लीजिए जो आपको एनी हाउ फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो दिस रूल एनी हाउ, यू शैल बी प्रेजेंट टुमारो, आपको कल प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, इसलिए हमने शाल का यूज यहाँ पर किया है। और विल का हम यूज कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हम अपने विलिंगनेस, अपने इच्छा के हिसाब से डील करते हैं किसी सिचुएशन को, तो आप विल यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका यूसेज कैसे डिफर करता है। शाल बी इज यूज, अभी शाल बी टुगेदर है, साथ में है, ठीक है। शाल बी इज यूज विथ आई एंड वी। अब ये भी ध्यान देने की बात है कि हम आई और वी के साथ ही शाल का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन आई ग्रो अप आई शैल बी एन एक्टर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक एक्टर बनूंगा। ठीक है, अब शाल के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कि मैं एक्टर बनूंगा, यहाँ पर आपको एक, आप कमिट कर रहे हो, आप कमिटमेंट दे रहे हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना मैं एक्टर बनूंगा। ओके, We shall be rich after 2 years, हम 2 साल बाद अमीर हो जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर आप एक डिटर्मिनेशन के साथ कह रहे हो, आप पक्के इरादे के साथ कह रहे हो कि आप 2 साल बाद आपके पास बहुत पैसा होगा। We shall have lots of money, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉमिस आ रहा है जो आप शायद खुद से कर सकते हैं। आप डिटर्मिन्ड हो, यहाँ पे आपके अंदर क्या है, आप बहुत ज़्यादा ही कंफर्मेशन के साथ कह रहे हो, अपने अंदर से डिटरमिन होकर कह रहे हो कि मैं तो एक्टर बन जाऊंगा, मैं तो एक्टर बनूंगा। ठीक है, और वी शाल बी रिच यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप पक्के इरादे से वो चीज कह रहे हो। वी शाल बी हंग्री इन द इवनिंग, यहाँ पर आप एक कंफर्मेशन दे रहे हो, आप कंफर्म बता रहे हो कि शाम तक देखना भूख लगेगी। We shall be hungry in the evening, शाम में भूख लगेगी। तो आप एक कंफर्म एक्सपीरियंस के साथ नहीं कहते, कुछ लोग एकदम दावे के साथ कहने वाली चीज, वो है यहाँ पर we shall में यूज हो रही है। तो जब आप दावा दे रहे हैं, आप दावा लगा रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, कंफर्मेशन, जब आप पक्के हैं अपने थॉट में, पक्के हैं अपने वोकल में, आप जो चीज बोल रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, हम shall यूज करेंगे। ठीक है, इसका कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस शाल विल बी और आगे का सेंटेंस, नाउन या ऑब्जेक्ट। बी लगाना मत भूलना, बी हर जगह लगेगा, बी से सेंटेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है ना, कोई चीज जो अभी तक हुई नहीं है, तो इसीलिए हम वहां पर बी लगा रहे हैं। मूविंग अहेड वी हैव विल, तो विल किसके साथ यूज होता है, विल बी यूज होता है यू, शी, यू, ही, शी, इट और नेम। यानी कि हमने इससे पहले देखा कि शाल जो था वो आई और वी के साथ यूज हुआ था। तो डू यू रिमेम्बर आई और वी क्या होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था शाल और विल में वो प्लूरल सिंगुलर का कोई डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन का डिफरेंस आ गया है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं, उनके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, शाल यूज करते हैं। लेट्स सी कि हम विल किसके साथ यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यू आता है सेकेंड पर्सन में और ये सारे हमारे थर्ड पर्सन है। जब हम किसी का नाम मेंशन करते हैं, इट, शी, ही, ये हमारे सेकेंड और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए शाल और बाकी के लिए विल।
तो अब देखते हैं सेंटेंसेस, यू स्पीक वेल यू विल बी अ लीडर। ठीक है, तुम अच्छा बोलोगे, तुम अच्छा बोलते हो तो तुम एक लीडर बनोगे। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, एक कंडीशन के साथ आ रहे हो ना, तुम अच्छा बोलते हो इसलिए तुम लीडर बनोगे। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है, यहाँ कंफर्मेशन नहीं है, तुम अच्छा बोलते हो इसीलिए तुम लीडर बनोगे। नेक्स्ट है, शी विल बी अ ग्रेट डांसर इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर आप एक ऐलान कर रहे हो कि वो फ्यूचर में एक बहुत अच्छी डांसर बन जाएगी। यहाँ कंफर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ही विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैं पायलट बनूंगा, आई विल बी अ पायलट। सो दिस इज अगेन योर इच्छा, योर डिजायर टू डू समथिंग। देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो श्योरिटी इन दैट, इट्स योर कंप्लीट डिजायर। वो आपकी विलिंगनेस के बेसिस पे आप कह रहे हो, एंड दैट इज हाउ यू यूज विल। ठीक है, अब यहाँ पे विल यूज होता है, लेकिन हमने देखा कि हम विल तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। सेम शाल और विल लगाना है, बी लगाना नहीं भूलना है। तो भाई शाल और विल तो बहुत इजी थे, बस एक डिफरेंस था जो कि हमने क्लियर कर लिया है। अब वैसे ही हम इनके इंटरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट शाल विल के बाद नॉट आ गया और बी आ गया। तो देखो ये पक्की बात है कि नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, लेकिन यहाँ पर उसने तो शाल और बी के बीच में ही दरार लेके आ गया, ऐसे ऐसे करके दरार बना देते हैं। तो नॉट कहाँ पर आ गया, ये मैंने कट नहीं किया है, मैं सिर्फ एक दरार बना रही हूँ कि नॉट ने शाल विल या बी को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सेंटेंस कैसा बनेगा, ही विल नॉट बी अ साइंटिस्ट। तो हमने नॉट को यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्रायोरिटी, ये हमारी प्रायोरिटी है, नॉट बी अ साइंटिस्ट, कि वो साइंटिस्ट नहीं बनेगा। ही विल नॉट बी अ साइंटिस्ट। आई शैल नॉट बी बिजी, है ना, मैं बिजी नहीं रहूंगी। तो आप कंफर्मेशन से कह रहे हो कि हाँ मैं बिजी नहीं रहूंगी। रीता विल नॉट बी अ टीचर, रीता टीचर नहीं बनेगी। तो ये जो नहीं आ रहा है ना, इसको इस विल और बी के बीच में आने के कारण उसके ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा है, व्हाइल यू स्पीक द सेंटेंस, व्हाइल यू राइट द सेंटेंस, तो वो नॉट वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है घेर के बैठा हुआ है। वी विल नॉट बी गिल्टी, हम गिल्टी नहीं होंगे, हम गलत प्रूव नहीं होंगे। तो वी विल नॉट बी गिल्टी। ओके, तो होंगे वाला पार्ट जो है वो ये बी और विल मिलके कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगा, जैसे कि हमने हमेशा देखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर बाकी वर्ब और दूसरा सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हमने किया कि शाल और बी के बीच में नॉट को लगा दिया, तो शाल नॉट बी हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल एज एवर, क्योंकि हमने विल और शाल के में से बी को जुदा कर दिया है, तो भाई बी तो अलग ही हो जाएगा। अब बी गुस्सा है, अब बी इज लाइक कि अब तुमने मुझे अलग कर दिया ना, नॉट हमारे बीच में आ गया, नाउ आई वोंट बी विद यू। अब वो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनने के लिए शाल और विल सब्जेक्ट से अपनी पोजीशन को स्विच भी करते हैं, तो भी बी वहीं के वहीं रहेगा। जैसे कि विल यू बी एब्सेंट टुमारो, विल यू बी एब्सेंट टुमारो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में आ गया, विल और बी के बीच में आ गया। ठीक है, वैसे ही शैल वी बी हैप्पी, क्या हम खुश हो सकते हैं, क्या हम खुश होंगे। ठीक है, विल दे बी हंग्री, क्या उनको भूख लगेगी। ठीक है, तो विल और बी के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ गया है और वैसे ही हमारा सेंटेंस बन गया है। इतना याद रखना है कि जब भी आप शाल और विल को यूज करते हो तो आप बी ई बी को जरूर यूज करते हो। बस डिफरेंस इतना है कि नॉर्मल सेंटेंसेस में शाल बी विल बी साथ में रहता है, नॉट के केस में नॉट उसको अलग कर देता है, और इंटरोगेटिव के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट उन दोनों के बीच में आ जाता है। लेकिन शाल विल बी हमेशा साथ में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे कलेक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। कलेक्टिव से मेरा मतलब है जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों कैटेगरी आ जाती है। शाल विल तो है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर नॉट आ गया तो नॉट के कारण गुस्से में भी और दूर चला गया, तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों ही बीच में आ गए हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ जाएगा। ठीक है, विल राशि नॉट बिकम एन एक्ट्रेस, तो ये जो बिकम है ये क्या है, ये बी का ही पार्ट है, बिकम एन एक्ट्रेस। अगर आप इसे बी भी बोल दोगे तो भी चलेगा। विल राशि नॉट बी एन एक्ट्रेस, क्या वो एक्ट्रेस नहीं बनेगी।
ठीक है, तो क्या भी हो गया है और नहीं भी हो गया है। शाल आई नॉट बी एन एंकर, ऐसा नहीं लग रहा कि फ्यूचर टेंस में जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा सेंसफुल बन रहे हैं विद इन कंपैरिजन टू इज, एम, आर और वॉज, वर। वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, पर फ्यूचर वाले सेंटेंसेस ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअली दे मेक सेंस, क्योंकि फ्यूचर वाली बात है ना, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट और यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो तुम क्या है उस चीज़ को और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता नहीं है। नाउ विल यू बी ऑनेस्ट, विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, नॉट भी तो लगाना है भाई, नॉट कहाँ चला गया। विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, क्या तुम ऑनेस्ट नहीं रहोगे? क्या तुम वहाँ पे झूठ बोलने वाले हो? जैसे कि आप कोर्ट में जा रहे हो या आप टीचर के सामने जा रहे हो ये बताने के लिए कि भाई कल आपकी लड़ाई क्यों हुई थी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं तो कुछ कुछ कहानी बना दूंगा। सो व्हाट यू विल से, क्या तुम झूठ बोलोगे? क्या तुम ऑनेस्ट नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी ऑनेस्ट, तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट ने बी और विल को दूर दूर कर दिया। अंडरस्टूड? आई होप ये सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। पहला, क्या कल आप घर पर नहीं रहेंगे? ठीक है, कल आप घर पर नहीं रहेंगे, बिकॉज इट इज रहेंगे, इट इज इन फ्यूचर। तो ये जो कल है ये क्या है? ये टुमारो है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बहुत बड़ी स्पेलिंग है टुमारो की। क्या कल आप घर पर नहीं रहेंगे? ओके, तो आप यूज हो रहा है, आप यानी कि आप यू यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? आप इज फॉर यू, यू के साथ क्या यूज होता है? विल। विल यू नहीं है, नॉट। अब विल यू नॉट के बाद क्या जाएगा? विल के साथ क्या आता है हमेशा? बी। बी, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या था? यू था, तो इसलिए हमने क्या लगाया है? विल लगाया है, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। क्या वो लोग डांसर बनेंगे? वो लोग इज दे, दे के साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है। विल दे बी डांसर्स? नो तो नहीं है ना? नो, देयर इज नॉट नो। ये ठीक नहीं रहेगा। ओके, ये क्या होता है? दिस होता है, ये तो याद है पास वाला दिस। ठीक नहीं रहेगा, ठीक इज राइट, नहीं इज नॉट, और रहेगा तो दिस की बात हो रही है, यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन के केस में हम विल को यूज करते हैं। तो इसको सही से फ्रेम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल नॉट। अब हमने बी तो लगाया ही नहीं, तो बी यहाँ पर बोनस की तरह बैठा हुआ है, राइट सबसे एंड में आएगा। ठीक है, दिस जो कि हमारा सब्जेक्ट है, फिर आता है विल नॉट बी, नॉट है ना, तो नॉट के बाद बी आ जाएगा। दिस विल नॉट बी राइट, ये ठीक नहीं रहेगा। ओके, वो लोग बिजी नहीं रहेंगे, तो वो लोग फिर से दे आ गया, तो क्या आ जाएगा? दे के साथ आता है विल। दे विल, अब नहीं है तो विल के बाद तो डायरेक्टली क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। अब नॉट आ गया तो उसके बाद बी भी लगाना है, इतना तो हमको याद ही हो गया है। फिर क्या है? बिजी नहीं रहेंगे, तो बिजी की बात हो रही है तो बस बिजी लगा दिया। दे विल नॉट बी बिजी, बिजी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो बिजी नहीं रहेंगे। तो इतना याद रखना, जब विल की बात हो रही है तो हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाया? विल या फिर शाल लगाया। उसके बाद अगर नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं है तो सीधा बी लगा दिया। अंडरस्टूड? फिर हमने देखा कि नहीं यार ये तो नेगेटिव था, तो हमने क्या लगाया? नॉट लगाया, उसके बाद बी लगाया। ठीक है, और वैसे ही अगर इंटरोगेटिव है तो आपको तो शुरू ही विल शाल से करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। इतना स्क्रिबलिंग मिटा देती हूँ, लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं। ये दोनों शादी के बाद खुश रहेंगे, ये दोनों, या तो बोथ ऑफ देम भी बोल सकते हो या फिर दे लगा दोगे तो भी चलेगा, शादी तो दो ही लोगों की होती है, अंडरस्टूड चीज़ है। तो या तो आप यहाँ पे बोथ ऑफ देम भी लगा सकते हो, बोथ ऑफ देम तो वो भी दो लोगों का हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। विल बी हैप्पी, तो विल बी, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नॉट नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला विल के बाद डायरेक्टली बी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे दे से बना रही हूँ सेंटेंस, दे विल बी हैप्पी, ये दोनों खुश रहेंगे। दे विल बी हैप्पी, खुश रहेंगे। कब खुश रहेंगे? शादी के बाद। के बाद को क्या बोलते हैं? आफ्टर। आफ्टर व्हाट? मैरिज। हैप्पी आफ्टर मैरिज। ओके, फुल स्टॉप। मोहन पक्का इंजीनियर बनेगा। नाउ यू हैव पक्का। अब जाके अपने पास क्या आया है? एक तो सब्जेक्ट आया है, नेम आया है, लेकिन हमारे पास क्या आया है? पक्का डिटर्मिनेशन आया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोहन
शाल बी, इंजीनियर है, स्पेसिफिक लगाना है, नॉन स्पेसिफिक है पर क्या लगेगा, ई है तो एन इंजीनियर। ठीक है, मोहन शाल बी एन इंजीनियर। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन देख लिया है ना। तो देखिए हमने इतना सारा इस वाली एक्सरसाइज में क्या देखा कि विल सबसे ज्यादा क्यों था, क्योंकि हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे। जहां पर हमने देखा कि डिटर्मिनेशन आया, पक्के वाली बात आई, तो क्या आ जाएगा, शाल आ जाएगा। तो आई होप आपको वॉज वर और विल शाल बी समझ में आ गया होगा। टू बी के यूजेस इसी के साथ खत्म होते हैं। एक बोनस बाकी है, अगर आप गैस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया कि क्या बाकी है हेल्पिंग वर्ब्स में, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।